एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 3 भोजन पोषण स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्यता का फर्स्ट पार्ट किया था। अब हम इसका रिमेनिंग पार्ट जो है पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। खाद्य वर्ग। तो ICMR ने सभी खाद्य पदार्थों को उनके पोषक तत्वों के आधार पर डिवाइड किया गया है। मतलब समान पोषक तत्व वाले खाद्य पदार्थों को एक ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में उसके पोषक तत्वों के आधार पर ही उन्हें 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला जो खाद्य वर्ग है वो है अनाज, खाद्यान्न और उसके उत्पाद और कुछ कंदमूल। अनाज, खाद्यान्न और उनके उत्पाद का मतलब अनाजों के उत्पाद, जैसे दलिया है, गेहूं का उत्पाद है, सूजी है। तो इस तरह से इन्हें फर्स्ट ग्रुप में डाला है। और कुछ कंदमूल, कंदमूल मतलब उस जड़ वाली सब्जियां। इसमें वो वाली जड़ वाली सब्जियां आती हैं इस ग्रुप में जिसमें स्टार्च होता है, मंड होता है, जो हमें कार्बोज देते हैं, तो उन्हें इस वाले ग्रुप में डाला गया है। सेकंड जो ग्रुप है दालें और फलियां, इसमें प्रोटीन युक्त पदार्थों को डाला गया है। तीसरा है दूध और मांस के उत्पाद। चौथा ग्रुप है फल और सब्जियां। और 5वां ग्रुप है वसा और शर्करा। इसमें ऑयली चीज़ें, घी, तेल, मक्खन और चीनी, मतलब मीठी चीज़ें है, शहद है, गुड़ है, चीनी है, ये सारे जो खाद्य पदार्थ हैं 5वें ग्रुप में। 5 खाद्य वर्गों में हम सभी वर्गों को डिटेल में समझ लेते हैं। पहला जो वर्ग है अनाज, खाद्यान्न और उनके उत्पाद तथा कुछ जड़ वाली सब्जियां यानी कि कंदमूल। इनसे हमें मुख्यतः जो हमें पोषक तत्व मिलता है वो है कार्बोज। और कार्बोज का हमारे शरीर में क्या काम होता है, ये हमें ऊर्जा देने का काम करता है। इसके अलावा इस वर्ग में अनाज मतलब सभी अनाज आते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सभी अनाजों को इस वर्ग में इंक्लूड किया है। इसके अलावा कुछ जड़ वाली सब्जियां जैसे कि आलू, कचालू, शकरकंदी, टैपियोका और जमीकन, जिनमें स्टार्च होता है, उनको इस ग्रुप में डाला है। इनमें कार्बोज की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है, इसीलिए इसको इस ग्रुप में इंक्लूड किया गया है, कुछ जड़ वाली सब्जियों को। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ जड़ वाली सब्जी जैसे कि अदरक है, गाजर है, मूली है, इनको इस वर्ग में नहीं डाला है क्योंकि उनमें जो है वो स्टार्च नहीं होता है। इसके अलावा जो अनाजों में इस वर्ग में जो पोषक तत्व है, इसमें प्रोटीन होता है, पर वो निम्न श्रेणी का प्रोटीन होता है। निम्न श्रेणी का प्रोटीन है कि इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो अधिक मात्रा में नहीं होता, इसीलिए इसके प्रोटीन को निम्न श्रेणी का प्रोटीन कहा जाता है। प्रोटीन को 3 भाग में बांटा गया है, प्रथम श्रेणी का प्रोटीन या उत्तम श्रेणी का प्रोटीन, मध्यम श्रेणी का प्रोटीन और निम्न श्रेणी का प्रोटीन। तो इस वर्ग से जो प्रोटीन मिलता है उसे हम कहते हैं निम्न श्रेणी का प्रोटीन। इसके अलावा जो अनाजों के जो छिलके होते हैं उसमें विटामिन बी बहुत अधिक पाया जाता है, और जो कि अगर हम इन अनाजों को पॉलिश कर देते हैं या फिर हम उसे पीस देते हैं तो इसका जो विटामिन बी होता है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें छिलके समेत खाना चाहिए, क्योंकि जो उनका चोकर होता है, उनकी जो भूसी होती है अनाजों की, उसमें विटामिन बी बहुत अधिक मात्रा में है। इसके अलावा फाइबर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और फाइबर का हमारे शरीर में क्या काम है, वो हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में मदद करता है। इसके अलावा इस ग्रुप में कार्बोज के अलावा कुछ अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे विटामिन B1, फोलिक एसिड B1, B2, फोलिक अम्ल, खनिज लवण जैसे कैल्शियम, लोहा, रेशा, ये कम मात्रा में पाए जाते हैं। पर जो पोषक तत्व इस वर्ग में अधिक मात्रा में पाया जाता है वो है कार्बोज। दूसरा ग्रुप है दालें और फलियां और गिरियां। इस वर्ग में सभी दालों को इंक्लूड किया गया है, जैसे मूंग, मसूर, अरहर, चना, उड़द, सभी प्रकार की जो दालें हैं इस वर्ग में आती है। और क्योंकि हमारा जो भारतीय समाज है उसमें ज़्यादातर लोग शाकाहारी होते हैं या निर्धन या मध्य वर्गीय समाज से बिलोंग करते हैं, इसीलिए शाकाहारी होने के कारण या फिर निर्धन होने के कारण वो ज़्यादा महंगी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं कर पाते, या फिर नॉनवेज चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं कर पाते, जो कि प्रोटीन का एक उत्तम श्रेणी के प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। तो जो ये वर्ग है ये अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए दालें और फलीय वर्ग पर ही निर्भर करता है।
जो दालों में जो प्रोटीन होता है वो 25% होता है और जिसका जैविक मूल्य बहुत मतलब कम होता है। इसीलिए दालों से प्राप्त प्रोटीन को हम द्वितीय श्रेणी का प्रोटीन बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो सभी अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा जो शाकाहारी आहार में अगर हम उत्तम श्रेणी का भोजन जो कि सस्ता भी हो और शाकाहारी भी हो, अगर हम उस प्रोटीन के स्रोत को अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहते हैं तो उसका एक अच्छा साधन है सोयाबीन। सोयाबीन का जो प्रोटीन होता है वो उत्तम श्रेणी का प्रोटीन होता है और इसका जैविक मूल्य भी बहुत अधिक होता है। इसके अलावा अगर हम दालों का पोषक तत्व बिना पैसे खर्च किए हुए पोषक मान उसका बढ़ाना चाहते हैं तो उसके कई तरीके हैं, जैसे अंकुरण करना, उन्हें अंकुरित करके खाया जाए या खमीरीकृत करके खाया जाए। खमीरीकरण करने की जो प्रक्रिया है, जैसे कि हम ढोकला बनाते हैं, इडली बनाते हैं, तो जब हम उन्हें फर्मेंट कर देते हैं, खमीर उठा देते हैं, तो उस प्रक्रिया से उनके जो पोषक तत्व हैं वो बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। दालों में अंकुरण से विटामिन सी और बी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसके अलावा जो आयरन होता है उसमें उपस्थित आयरन वो सरल रूप से बदलकर अवशोषित होने योग्य हो जाता है। अवशोषित मतलब कि उसे डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है। पहले अगर हम अंकुरित नहीं करते तो जो कच्चे दाल होती हैं उसमें जो आयरन पाया जाता है वो जटिल रूप में होता है, मतलब उसे शरीर डाइजेस्ट अच्छे से नहीं कर पाता है। पर अगर हम उसे अंकुरित कर दें या खमीरित कर दें तो उसका जो लोहा होता है वो डाइजेस्टिव रूप में आ जाता है, जिससे कि शरीर द्वारा पचाना बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा जो इस वर्ग में इंक्लूड किया जाता है वो गिरियाँ मतलब ड्राई फ्रूट्स, जैसे तिल है, बादाम है, अखरोट है, काजू है, इन सभी को भी इसी वर्ग में डाला जाता है और इसमें उत्तम श्रेणी का प्रोटीन होता है। इसके अलावा इसमें विभिन्न प्रकार के विटामिन और खनिज लवण भी पाए जाते हैं और इसमें तेल भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह प्रोटीन जो होता है, इनसे प्राप्त प्रोटीन रोगी और कुपोषित व्यक्तियों के लिए एक संपूर्ण आहार का कार्य करता है। अब नेक्स्ट है कि अगर हम किसी व्यक्ति के लिए संतुलित आहार को डिसाइड कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उसके खाने में सभी खाद्य वर्गों को शामिल करेंगे, मतलब खाद्य वर्ग कौन कौन से हैं हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि इसमें सभी पोषक तत्व आरडीए के अनुसार होना चाहिए। जो रिकमेंडरी डाइटरी अलाउंस है, मतलब जो निर्धारित दैनिक पोषक मात्रा है, उसके अनुसार हम उसके पोषक तत्वों को उसके खाने में इंक्लूड करेंगे, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। फिर है उसकी लंबाई के अनुसार उसकी शारीरिक वजन होना चाहिए, मतलब अगर जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग उसका वेट मेंटेन रहे, इतने पोषक तत्व हम उसके भोजन में सम्मिलित करें। हम ये नेक्स्ट है कि अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने और बचाए रखने में जो जितने पोषक तत्व चाहिए उतने हम उसके डाइट में इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा उसकी आर्थिक स्थिति के अनुरूप हो कि हम ऐसे भोजन या ऐसा आहार उसके भोजन में इंक्लूड नहीं कर सकते जो उसकी आर्थिक स्थिति के अनुरूप ना हो, क्योंकि वो उसे रोज़ अपने डाइट में इंक्लूड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है उसकी शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुरूप हो, वो वेज है, नॉन वेज है, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए भी हम उसके आहार आयोजन करते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है उसकी शारीरिक दशा के अनुरूप, वो अगर उसे कोई बीमारी है तो उस जैसे कि मतलब कोई अगर बीमारी होती है तो उसमें जो पोषक तत्व हम उसे नहीं दे सकते उस बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर डायबिटीज़ है तो हम उसमें मीठी चीज़ें इंक्लूड नहीं कर सकते, और अगर हाइपरटेंशन है तो हम उसमें नमक वाला या सोडियम वाली जो चीज़ें हैं उसको अवॉइड करते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रख के हम उसके लिए आहार आयोजन करेंगे। अब जो नेक्स्ट वर्ग है वो है दूध और मांस के उत्पाद, मतलब दूध और दूध से बनी चीज़ें और मांसाहारी पदार्थ। तो इस वर्ग से जो मुख्य रूप से पोषक तत्व मिलता है वो है प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन है ये प्रथम श्रेणी का प्रोटीन होता है, मतलब गुड क्वालिटी का प्रोटीन होता है, क्योंकि इसमें इनका जो जैविक मूल्य है बहुत अधिक होता है। इसके अलावा जो है दूध और दूध से बनी चीज़ों में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, सिर्फ 2 पोषक तत्वों को छोड़ के, जो कि है लोहा और विटामिन सी। ये बात आप याद रखिए कि दूध और दूध से बनी चीज़ों में आयरन और विटामिन सी को छोड़कर सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं।
इसीलिए इन्हें संपूर्ण आहार भी कहा जाता है। अगर आपके एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन आए कि कोई संपूर्ण आहार का कोई एग्जाम्पल बताएं, तो दूध और दूध से बनी चीज़ें हैं जिसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, सिर्फ 2 पोषक तत्वों को छोड़ के, जो कि हैं लोहा और विटामिन सी। ये आपसे क्वेश्चन वाइवा में भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट है पनीर। जो है पनीर एक अवक्षेपित प्रोटीन है, मतलब कि छाना हुआ प्रोटीन है। इसमें जो वसा और लैक्टोज होता है वो लगभग नहीं होता है, क्योंकि जो हम उसका पानी जो छान देते हैं जिसमें वसा और लैक्टोज है वो उस पानी में रह जाते हैं, और इस पनीर निकलने के बाद जो बचा हुआ तरल होता है उसे दही का पानी या छाछ कहा जाता है। यहाँ हम छाछ लस्सी को नहीं कह रहे हैं, हम यहाँ पनीर से निकला हुआ जो पानी है उसको यहाँ छाछ कहा गया है। और इस छाछ में खनिज, लवण और वसा की भरपूर मात्रा होती है। इसके अलावा मांस है, जो अंडा है या नॉनवेज जो चीज़ें होती हैं उसमें भी प्रोटीन उत्तम श्रेणी का प्रोटीन होता है, क्योंकि उसका जैविक मूल्य अधिक होता है। इसके अलावा जो अंडे का प्रोटीन होता है उसे ए ग्रेड प्रोटीन कहा जाता है। और किसी भी प्रोटीन युक्त पदार्थ की अगर हम तुलना करना चाहें कि उसमें किस क्वालिटी का प्रोटीन है, तो हम उसकी तुलना करते हैं अंडे के प्रोटीन से। ये भी आप क्वेश्चन याद रखिएगा कि अगर हमें प्रोटीन की तुलना करनी है तो हम किस खाद्य पदार्थ से करते हैं, किस खाद्य पदार्थ के प्रोटीन से करते हैं, वो है अंडा। नेक्स्ट है, इन खाद्य पदार्थों में लौह तत्व और बी समूह के विटामिन भी अधिक पाए जाते हैं। तो मांसाहारी पदार्थ में लोहा भी पाया जाता है, जबकि दूध और दूध से बनी चीज़ों में लोहा नहीं पाया जाता है। तो इसीलिए मांसाहारी पदार्थ भी एक तरह से संपूर्ण आहार कहा जाता है। इसके अलावा ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि विटामिन ए का स्रोत है वो कहाँ से होता है नॉनवेज चीज़ों में, वो है कलेजी और गुर्दे में विटामिन ए की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। अब जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है फल और सब्जियाँ। फल और सब्जियों में कार्बोज और प्रोटीन ना के बराबर होता है, तो इसमें मुख्य रूप से जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो है विटामिन, खनिज लवण, रेशा और शर्करा। इसके अलावा जो खट्टी जो फल या सब्जियां होती हैं जैसे आंवला है, नींबू है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। पीले और लाल रंग के फल जैसे आम है, पपीता है, इनमें विटामिन ए पाया जाता है। फिर सब्जियां हरे पत्तेदार गहरी लाल और पीले रंग की सब्जियां, उसमें कैरोटीन और बी समूह के विटामिन तथा खनिज लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हरे पत्तेदार सब्जियों में कैल्शियम, विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा आयरन है वो भी हरे पत्तेदार सब्जियों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है वसा एवं शर्करा। वसा में इस वर्ग में घी, मक्खन, वनस्पति जो तेल है जैसे सरसों का, सूरजमुखी का, मूंगफली का तेल, ये सभी वसा वर्ग में आते हैं। और मक्खन तथा घी हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाने के साथ साथ इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। और इसके अलावा वसा में घुलनशील विटामिन भी उसमें हमें उन घी और मक्खन से हमें मिल जाते हैं। अधिकतर तेल जो होते हैं उसमें विटामिन नहीं होते हैं। बहुत से तेल जैसे में विटामिन फोर्टिफिकेशन द्वारा मिलाए जाते हैं। मतलब फोर्टिफिकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें कि उस भोजन में वो पोषक तत्व तो नहीं होता बल्कि ऊपर से मिलाया जाता है। जैसे कि आयोडीन नमक है, आयोडीन जो है उस नमक में एडिशनल ऐड किया जाता है। तो ये प्रक्रिया जब हम किसी खाद्य पदार्थ में कोई पोषक तत्व ऊपर से मिला रहे हैं या ऐड कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं फोर्टिफिकेशन। तो जो तेलों में विटामिन नहीं होते हैं बल्कि फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया द्वारा उसमें वो विटामिन मिलाए जाते हैं। सभी विटामिन हम उसमें नहीं मिला सकते हैं, सिर्फ जो विटामिन घी या तेल में घुलनशील होते हैं हम उन्हीं को ही ऐड कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से विटामिन हैं, वो हैं ए, डी, ई और के। विटामिन ए, डी, ई और के जो होते हैं इन्हें हम फोर्टिफिकेशन द्वारा तेल में मिला सकते हैं। यह घी से सस्ते होते हैं और तेलों में असंतृप्त वसा के कारण रक्त में प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करने की क्षमता होती है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आ जाता है कि अगर हम तेल और घी की तुलना करें तो तेल जो है वो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि उसमें जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसको कम करने की क्षमता तेलों में ज़्यादा होती है। बल्कि जो जंतुओं से प्राप्त जो वसा होती है जैसे घी है या मक्खन है ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देती है।
इसके अलावा जो चीनी वर्ग है, इसमें मतलब शर्करा का जो ग्रुप है, इसमें चीनी, गुड़, सभी मीठी चीज़ें जैसे चीनी, गुड़, शहद, शक्कर इस वर्ग में आते हैं और ये भी हमें मुख्यतः कार्बोज ही देते हैं, इसके अलावा कोई पोषक तत्व नहीं देते हैं। चीनी जो है वो शुद्ध कार्बोज है। शुद्ध कार्बोज का मतलब है सिर्फ हमें एनर्जी ही देती है, इसके अलावा हमें कोई पोषक तत्व नहीं देती। इसके अलावा जो गुड़ और शक्कर है उसमें लोहे का, गुड़ और शक्कर में लोहा भी हमें मिलता है कार्बोज के साथ साथ। तो अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हमें अपनी डाइट में चीनी या गुड़ की तुलना में किसे इंक्लूड करना चाहिए, तो वो है गुड़, क्योंकि वो हमें कार्बोज के साथ साथ हमें लोहा भी दे रहा है, तो वो ज़्यादा पौष्टिक है। पौष्टिकता की दृष्टि से हम देखें तो गुड़ जो है हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अब हम इसका एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि इन सभी जो वर्ग में हमें मुख्यतः क्या, मतलब मेन जो हमें पोषक तत्व मिलता है वो कौन सा है। अनाज, खाद्यान्न और उसके उत्पाद से हमें कार्बोज मिलता है। दालें, फलियां और गिरियां में हमें प्रोटीन मिलता है। दूध, मांस और उसके उत्पाद वाले ग्रुप में हमें लगभग सभी पोषक तत्व मिलते हैं। दूध और दूध से बनी चीज़ों में आपको याद होगा कौन से 2 पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, वो है विटामिन सी और लोहा। इसके अलावा इनमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। फल और सब्जियां वर्ग में खनिज, लवण और विटामिन पाए जाते हैं और वसा और शर्करा में हमें सिर्फ कार्बोज मिलती है। इसके अलावा अगर वसा विलयन विटामिन भी उसमें मिल सकते हैं अगर उसमें फोर्टिफिकेशन प्रक्रिया द्वारा उसमें ऐड किए गए हों, और गुड़ और शक्कर में लोहा भी मिलता है। तो ये पोषक तत्व हैं जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वाइवा में भी ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे जा। नेक्स्ट है कि जब हम खाद्य वर्गों को, जो भी हमने अभी जो खाद्य वर्ग पढ़े हैं, इनमें से जो खाद्य पदार्थ अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है, हमें अनाजों से जो कैलोरी मिलती है वो सिर्फ 75% ही हमारी दैनिक कैलोरी की आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा हम अनाजों के साथ साथ दालें खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, चीनी है, दूध खाते हैं, दूध से बनी चीज़ें या नॉन वेज चीज़ें, या हम वसा भी लेते हैं, तो वो भी हमें एनर्जी देते हैं। तो अगर हम 100% अनाज से ले लेंगे और फिर हम इसके साथ इन सब अलग दालों से, वसा से, शर्करा से भी जो कैलोरी हमें मिलेगी, तो वो हमारी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो हमारे शरीर के लिए नुकसान पहुंचाएगी। इसीलिए हमें अनाजों से जो कैलोरी लेनी चाहिए वो सिर्फ 75% ही हमारी आवश्यकता को पूरा करे, 100% ना करे। दूसरी बात हमें जो ध्यान में रखनी चाहिए कि आहार में दाल और अनाज का जो अनुपात है, अनाज और दाल का अनुपात 4:1 या 5:1 के बीच में हो, इससे ज़्यादा या कम ना हो। इसके अलावा जो हरे पत्तेदार सब्जियों की मात्रा है वो 80 ग्राम से कम और 150 ग्राम से अधिक ना हो, क्योंकि इससे कम हमारी पोषक आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती, और 150 से ज़्यादा हमारे लिए मतलब स्टमक पेन या किडनी स्टोन जैसी परेशानियां हमारे लिए उत्पन्न कर सकती है। इसलिए हमें हरे पत्तेदार सब्जियों को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हुए समय उसकी मात्रा का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो हमें दूध है वो कम से कम 100 ml तो पी लेना ही चाहिए, अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा जो हमें वसा हम अपनी डाइट में जो इंक्लूड करते हैं वो सिर्फ 15% ही हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करे, मतलब लगभग 25 से 30 ग्राम हम पूरे दिन में वसा ले सकते हैं। इसके अलावा जो चीनी है वो 5% से ज़्यादा हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना पूरी करे, मतलब लगभग हम 20 से 25 ग्राम तक ही चीनी या गुड़ हम अपनी डाइट में पूरे दिन में इंक्लूड कर सकते हैं। अब आपके लिए कुछ याद रखने वाली बातें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे कि 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है, मतलब कार्बोज जो है वो हमें कितनी कैलोरी देती है, वो हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड करती है, मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन दोनों ही हमें 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड करती है। पर 1 ग्राम वसा हमें कितनी कैलोरी देती है, 9 किलो कैलोरी, मतलब इनसे दुगनी से भी ज़्यादा हमें कैलोरी देती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम ज़्यादा ऑयली जो चीज़ें खाते हैं तो इससे हम मोटे हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर में ज़्यादा ऊर्जा हमें देता है।
इसके अलावा जो हमें याद रखना है कि जो संतुलित आहार की योजना बनाते समय हमें अपने डाइट में सभी खाद्य वर्गों का प्रयोग करके हमें हमारे लिए आहार बनाना चाहिए, आहार आयोजन करना चाहिए। इसके अलावा अनाज और दालों की मात्रा भी पर्याप्त लेनी चाहिए। और फल और सब्जियां भरपूर मात्रा में खानी चाहिए। मांसाहारी जो पदार्थ है वो हमें लिमिटेड खाने चाहिए, क्योंकि उसमें ऑयल भी बहुत ज़्यादा होता है, फैट ज़्यादा होता है, प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो हमें सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। और तेल और शर्करा जो है हमें कम मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ कार्बोज ही हमें प्रोवाइड करते हैं, तो जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसान भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है किशोरावस्था में होने वाले भोजन संबंधी विकृतियाँ, मतलब ईटिंग डिसऑर्डर। किशोरावस्था में किशोरों में खान पान से संबंधी कुछ रोग होते हैं, क्योंकि इस अवस्था में जो उनका विकास होता है तीव्र गति से होता है। पर जो किशोर होते हैं अपने आप को सुंदर और अपने शारीरिक डील डोल के प्रति काफ़ी सजग होते हैं और अपने आप को सुंदर और आकर्षक दिखाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, जैसे कि वो खाना खाना छोड़ देते हैं ताकि वो मोटे ना हो जाए। तो इस तरह की जो भोजन संबंधी विकृतियाँ हैं उनके शरीर में उत्पन्न होने शुरू हो जाती है। तो इसकी भोजन संबंधी विकार जो मेन है मुख्य रूप से दो हैं। पहला है एनोरेक्सिया नर्वोसा और दूसरा है बुलिमिया। अब है कि किशोरावस्था में आहार संबंधी समस्याओं के कारण। किशोरावस्था में जो किशोर हैं वो कई आहार संबंधी समस्याओं का सामना करते हैं। तो उनका कारण क्या क्या है कि किस कारण से वो इन सब समस्याओं का सामना करते हैं। सबसे पहले है भोजन में अनियमितता। उनकी जो डाइट होती है उनमें रेगुलरिटी नहीं होती, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम जो है वो स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में या अपने फ्रेंड्स के साथ बिताते हैं, जिसके कारण उनके पास रेगुलर टाइम नहीं होता कि वो अपने पूरा जो टाइम है वो अपनी मील पर दे पाएँ। दूसरा रीज़न ये है कि दिन के किसी एक समय के भोजन को वो छोड़ देते हैं। जैसे सुबह अगर वो जल्दी जल्दी स्कूल या कॉलेज जा रहे हैं तो ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं, या ट्यूशन जा रहे हैं तो फिर अपने लंच को या पूरा अच्छे से टाइम नहीं दे पाते हैं। तो वो किसी भी दिन के एक समय के जो भोजन को छोड़ देते हैं, तो इसका भी कारण ये होता है कि जो उनकी पौष्टिक आवश्यकताएं वो पूरी नहीं हो पाती है। तीसरा है कि वो स्नैक्स का अधिक सेवन करते हैं। किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं और किशोर होते हैं वो ज़्यादातर स्नैक्स या जंक फूड खाना पसंद करते हैं, जिसमें कि जो पोषक तत्व होते हैं बहुत कम मात्रा में होते हैं, विटामिन और खनिज लवण होते हैं वो भी कम मात्रा, जिससे कि उनकी जो दैनिक पौष्टिक आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पाती और वह आहार संबंधी शारीरिक समस्याओं का सामना करते हैं। इसके अलावा है वो अल्पाहार या डाइटिंग करते हैं, क्योंकि इस अवस्था में जो किशोर होते हैं वो अपने फिज़िक को लेकर, अपने फिज़िकल स्ट्रक्चर को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, चिंतित होते हैं, जिसके कारण वो कई जो भोजन होते हैं वो बहुत अवॉइड करते हैं या कम खाते हैं, पूरे दिन भूखे रहते हैं, डाइटिंग करते हैं, या फिर पेट साफ़ करने के लिए ज़बरदस्ती दवाइयों का या उल्टी करते हैं। तो इस तरह के जो तरीके अपनाते हैं, जिसके कारण भी उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा है गैर परंपरागत भोजन पद्धति को फॉलो करते हैं, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है वो वीगन डाइट का ट्रेंड है। तो जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल प्योर वेज खाते हैं, जिसमें कि वो अपनी मिल्क प्रोडक्ट भी इंक्लूड नहीं करते और नॉन वेज चीज़ें नहीं इंक्लूड करते हैं, जिनसे कि उनकी जो पौष्टिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। इसके अलावा वो कुछ ऐसे भोजन होते हैं जो बिल्कुल अवॉइड करते हैं, जैसे ऑयली चीज़ें हैं या घी है, मक्खन है, मलाई है, इनको भी नहीं खाते, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। निश्चित मात्रा में अगर खाया जाए तो वो शरीर के लिए उपयोगी है। तो जो किशोरावस्था में किशोर है इन सब चीज़ों को भी नहीं लेते हैं। फिर लास्ट है कि भोजन संबंधी विकार जो है, इसका रीज़न ये हो सकता है कि क्योंकि इस अवस्था में बच्चे अपने करियर को लेकर, अपने शारीरिक फिजिक को लेकर, अपनी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित महसूस करते हैं। अकेलापन या परिवार से जो उनके संबंध बिगड़ रहे हैं उसके कारण वो अवसाद का या डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण वो अपना जो भोजन है उस पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते और उनके स्वास्थ्य पर जो है इसका बुरा प्रभाव पड़ता है कि कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा जो किशोर है अपने आहार में परिवर्तन करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं।
एक तो है कि आलस्यपूर्ण जीवन शैली उनकी होती है कि वो पूरे दिन एक जगह बैठ के होमवर्क या पढ़ाई करते रहते हैं या फ़ोन पर इंटरनेट पर काम करते रहते हैं, कंप्यूटर मोबाइल पर गेम या कुछ और भी जो भी उनके काम होते हैं उन्हीं पर होते हैं। तो इसलिए उन्हें अपनी लाइफस्टाइल में शारीरिक जो फिज़िकल एक्टिविटी है उनको भी इंक्लूड करना चाहिए। दूसरा है कि खान पान अच्छी आदतें मतलब खान पान से रिलेटेड अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, जैसे सभी खाद्य वर्गों का प्रयोग करें और किसी भी एक खाद्य वर्ग को ज़्यादा महत्व ना देकर कि एक अनाजों से ही वो खा रहे हैं मतलब पेट भर जाए बस इतना ही, मतलब सभी खाद्य वर्गों को इंक्लूड करना चाहिए। तीसरा है कि स्नैक्स है, जैसे यदि संभव हो तो स्नैक्स का उपयोग दिन में सिर्फ एक बार ही करना चाहिए, एक दो बार कर सकते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ कैलोरी होती है और उसके अलावा और कोई पोषक तत्व तो नहीं मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है कि पानी पीना चाहिए, दिन में जो है 4 से 6 गिलास जो है पानी आप अपने दैनिक जीवन में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि पानी में कोई कैलोरी नहीं होती और ये हमारे शरीर के लिए हमारे रक्त के निर्माण में या हमारी गंदगी हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको निकालने में मदद करता है। इसके लिए पानी के साथ साथ हम नींबू पानी या नारियल पानी या प्लेन पानी भी पी सकते हैं। फिर डाइट जनरल है, इन सब का जो जर्नल्स होते हैं डाइट जर्नल्स, इनको पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें खाद्य आहार संबंधी है वो बहुत नई नई जानकारी और स्वास्थ्यवर्धक अपने आप को स्वस्थ रखने के कई तरीके और सुझाव दिए जाते हैं जिनको वो अपने जीवन में अपना सकते हैं। इसके अलावा व्यायाम एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली जो है, प्रतिदिन या सप्ताह में 3-4 बार जो है 20 मिनट के लिए व्यायाम तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो आज का हमारी जीवन शैली है इसमें हम कंप्यूटर मोबाइल इन्हीं पर ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, तो व्यायाम को हमारे जीवन में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। और लास्ट है नशीले पदार्थों का उपयोग एवं दुरुपयोग। जो नशीले पदार्थ हैं उनका उपयोग नहीं करना चाहिए इस अवस्थाओं में, क्योंकि यहाँ मतलब किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहिए वैसे तो क्योंकि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है और हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ते हैं और इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, तो इसीलिए इसका ध्यान रखना चाहिए कि नशीली दवाओं या पदार्थों का उपयोग ना करें। तो जो पहला रोग है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये खान पान संबंधी मानसिक रोग है, मतलब यह प्रारंभिक और मध्य किशोरावस्था के किशोरों में अधिक होता है, क्योंकि इस अवस्था में जो किशोर है वो अपनी शारीरिक बनावट को लेकर बहुत ज़्यादा सजग होते हैं और वो अपने इस रोग में जो किशोर होते हैं वो पर्याप्त रूप से आहार को ग्रहण नहीं करते, खाना नहीं खाते हैं। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा के कारण क्या हो सकते हैं, किन कारणों से जो किशोर होते हैं इस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। तो सबसे पहला है जैविक कारण, कि जो किशोरियों के परिवार में यदि कोई एनोरेक्सिया नर्वोसा से ग्रसित है तो जो उस परिवार के किशोर को भी ये होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि वो उससे मोटिवेट होकर उनको देख कर ही इस रोग से ग्रस्त हो सकते हैं। कि अगर वो उनके परिवार का कोई सदस्य अपने आप को बहुत फिट रखने के लिए कम खाता है तो दूसरे को भी ये आदत हो जाती है। दूसरा है मानसिक दबाव के कारण, इसमें किशोर प्रभावित होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा विवेकशील या मतलब टैलेंटेड होते हैं और हर क्षेत्र में वो सफलता लेते हैं, पर किन्हीं कारणों से वो किसी कार्य या किसी परिस्थिति में विफल हो जाते हैं जिसके कारण उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और वो इस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। तीसरा रीज़न है पारिवारिक दबाव के कारण। तो अक्सर जो परिवार के सदस्य हैं वो किशोरों को सुंदर और सुडौल देखने के लिए दबाव डालते हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है एनोरेक्सिया नर्वोसा का। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा के शारीरिक प्रभाव क्या होता है, उनके शरीर पर इसका क्या कुप्रभाव पड़ता है, क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इससे कि उनके शारीरिक भार में तेज़ी से कमी आती है, क्योंकि वो जो डाइट होती है वो अपनी बहुत कम रखते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कहीं वो मोटे ना हो जाए, इसलिए वो बहुत कम खाते हैं या बिल्कुल अवॉइड करते हैं खाना खाने। मतलब ऐसी कई चीज़ें जो हैं जैसे घी है, तेल है, इन सारी चीज़ों मलाई दूध प्रोटीन युक्त जो पदार्थ होते हैं उनको खाने से के लिए अवॉइड करते हैं। इसके अलावा जिससे कि उनके शारीरिक भार में तेज़ी से कमी आती है। इसके अलावा उन किशोरियों में मासिक धर्म में इरेगुलरिटी हो जाती है, अनियमितता होती है, उल्टी, शरीर के फूलने का एहसास होता है और कब्ज़ की भी शिकायत हो जाती है, क्योंकि जो उनका आंतरिक जो पाचन अंग है वो बुरा प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर।
और कई स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि हृदय रोग है, मृत्यु है, या शारीरिक वृद्धि में रुकावट हो जाती है, दांतों की समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं, दांतों के ऊपर से जो एनामल होता है वो हट जाता है, लाल ग्रंथि सूज जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, मतलब हड्डियों में छेद होने शुरू हो जाते हैं, अनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, और ब्लड रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो ये है शारीरिक प्रभाव एनोरेक्सिया नर्वोसा के। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा के कारण किशोरों के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम समझ लेते हैं कि उनका व्यवहार कैसा हो जाता है। तो इसमें जो किशोर है वो बहुत कम भोजन खाते हैं और कई भोज्य पदार्थ तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, जो उन्हें लगता है कि जिसकी वजह से उनका वेट बढ़ सकता है, तो ऐसे खाने को अवॉइड करते हैं बिल्कुल ही। दूसरा है कि भोजन में ऊर्जा मूल्य या वसा की मात्रा के बारे में जानना चाहते हैं कि कहीं इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी तो नहीं है जिससे कि मेरा वेट बढ़ तो नहीं जाएगा। तो इस तरह की उनकी मानसिकता हो जाती है, उस तरह का व्यवहार हो जाता है कि वो हर भोजन के अंदर कितनी कैलोरी है इसको जांचने की कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा कैलोरी तो नहीं अपने डाइट में ले रहे हैं। इसके अलावा सामाजिक समारोह में जाने से बचते हैं कि उन्हें अपने आप में कमी दिखने लग जाती है कि मैं तो मोटा हूँ और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो इससे कि वो सामाजिक समारोह में जाने से बचते हैं। इसके अलावा वजन कम करने के प्रयास जैसे भोजन के बाद गर्म पानी पीना या अधिक व्यायाम करते हैं, तो इस तरह का उनके व्यवहार पर एनोरेक्सिया का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया नर्वोसा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। पीड़ित को हमेशा लगता है कि वह मोटे हो गए हैं, इसलिए वह हमेशा वजन कम करने के प्रयासों का बारे में सोचते रहते हैं। इसके अलावा वो संवेगात्मक रूप से इमोशनली जो होते हैं वो अस्थिर हो जाते हैं, चिड़चिड़े महसूस करते हैं, आत्मविश्वास उनमें कम हो जाता है, निराशावादी हो जाते हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। इस तरह की जो उनकी व्यवहार इस तरह का हो जाता है। इसके अलावा अपन कमज़ोर हो जाते हैं और कम खाने की इच्छा होती है, उनकी खाने की इच्छा जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब है एनोरेक्सिया नर्वोसा से बचाव किस तरह से हम कर सकते हैं, अगर हमें ये बीमारी हो गई है तो हम किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है जो पीड़ित व्यक्ति है, जो किशोर जो इस रोग से ग्रस्त है, उसको सामान्य वजन पर लाना चाहिए। उसका वेट जो है वो जो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए उस वेट पर उसे लाना चाहिए। दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारकों को ठीक करना चाहिए, जो उनकी मानसिक स्थिति है जिसके कारण वो ऐसा फील कर रहा है, महसूस कर रहा है, उन सभी कारणों को दूर करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे कारणों को दूर करना जिसके कारण उसे ऐसा लगता है कि वो मोटा हो गया है, तो इन सभी कारणों को दूर करके हम इस रोग से किशोरों को बचा सकते हैं। जो नेक्स्ट रोग है ये भी खान पान संबंधी रोग है। ये किशोरों इस स्थिति में जो किशोर है वो बहुत अजीब और अस्थिर व्यवहार करते हैं। इसमें जो होता है एनोरेक्सिया में तो बच्चे जो है खाना नहीं खाते हैं और या फिर बहुत कम खाते हैं या फिर कई खाद्य पदार्थों को तो बिल्कुल अवॉइड करते हैं। पर बुलिमिया में जो होता है कि वो अपनी खान पान की आदत को कंट्रोल नहीं कर पाते, एक बार तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, फिर मोटे होने के डर से उसे निकालने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए वो उल्टी करना, एनिमा लेना या दवाइयाँ लेना या फास्ट रखना, इस तरह के तरीके अपनाते हैं। और ये बुलिमिया की जो समस्या है वो 13 से 14 साल के किशोरों और किशोरियों में अधिक देखी जाती है। और ये रोग जो मुख्यतः मध्यम मतलब मिडिल और हाई इनकम ग्रुप के किशोरियों में और महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। और इस रोग के लक्षण अधिकतर वजन घटाने व तीव्र डाइटिंग के पश्चात मतलब इसके बाद उनमें देखे जाते हैं। अब ये है कि बुलिमिया के कारण क्या क्या हो सकते हैं। इसमें किशोर और किशोरियाँ जो हैं अपने वास्तविक शारीरिक स्वरूप को नहीं अपना पाते, वो अपने आप में मतलब अपने आप को बहुत मोटा समझते हैं, जिसके कारण वो इस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। और कई बार तो डिप्रेशन या निराशाजनक परिस्थितियों में भी चले जाते हैं और मतलब डिप्रेशन के कारण भी इस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। या फिर फैशन, मॉडलिंग या अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए किशोर अपने शारीरिक जो किशोरियाँ हैं या किशोर है अपने शारीरिक स्वरूप को सुंदर और आकर्षित बनाने के लिए इस रोग का शिकार हो जाती हैं। अब है बुलिमिया के लक्षण क्या है। इस रोग से ग्रस्त जो किशोर होते हैं वो खाने की इच्छा जो होती है उनकी कंट्रोल नहीं हो पाती। एक टाइम में वो बहुत खाते हैं और फिर जब तक उनका पेट दर्द ना हो जाए इतना खा लेते हैं और फिर वजन कभी जो है उनका तेज़ी से बढ़ता है, कभी तेज़ी से घटता है।
क्योंकि वो एक बार कभी खा लेते हैं और फिर उसने मोटे होने के डर से उसे निकाल देने की कोशिश करते हैं। तो इससे जब वो ज़्यादा खा लेते हैं तो वेट बढ़ जाता है, और जब वो उसको निकालने की तरीके अपनाते हैं तो उनका वेट जो है वो धीरे से मतलब बहुत तेज़ी से घट भी जाता है। और बातों को ऊपरी जो उनके दांतों के ऊपरी, यहाँ पे गलत लिखा है बातों की जगह यहाँ दांतों की ऊपरी परत जो है वो इनामल नष्ट हो जाता है, जिससे उनके दांत खराब हो जाते हैं और उसमें सड़न और छेद हो जाते हैं। इसके अलावा जो है मनोवैज्ञानिक उनके मानसिक जो है मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें जो है इस रोग से ग्रस्त जो किशोर होते हैं वो डिप्रेशन में आ जाते हैं और अपना जो स्वाभिमान है, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो खो देते हैं। सामाजिक स्थिति में खुद को अटपटा सा और अकेला महसूस करते हैं, जिसके कारण वो सामाजिक समारोह में जाने से बचते हैं। उसे जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा में था, सेम वैसा ही बुलिमिया में भी वो अपने आप को अलग और अजीब महसूस करते हैं। कभी कभी इतने प्रेशर के कारण वो ड्रग्स और शराब जैसी नशीले पदार्थों का भी सेवन करते हैं। अब है बुलिमिया के शारीरिक प्रभाव क्या है, क्योंकि इसमें वो खाकर ज़बरदस्ती उसे निकालने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वो उल्टी करते हैं या फिर दवाइयाँ लेते हैं, जिसके कारण उनका जो पाचन तंत्र है वो ख़राब हो जाते हैं, मतलब उसके ऊपर ख़राब मतलब बुरा प्रभाव पड़ता है। खाने की नली, अग्नाशय व छोटी आंत को नुकसान पहुँचता है। इसके अलावा जो है पेट साफ़ करने की जो दवाइयाँ नियमित रूप से वो लेते हैं, उससे पेट दर्द व कब्ज़ की उनको शिकायत हो जाती है। और बुलिमिया के कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्योंकि वो उल्टी करने के कारण उनके जो शरीर में जो पानी है वो निकल जाता है, उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है और किडनी में पत्थरी होने की भी संभावना हो जाती है। अब है बुलिमिया की स्थिति में इलाज क्या करना चाहिए। तो सेम वही बात है कि मानसिक व्यवहार थेरेपी बुलिमिया का सबसे प्रभावी इलाज है, कि उनकी जो मानसिक स्थिति है जिसके कारण वो ऐसा सोचते हैं उस स्थिति को दूर किया जाए, उनके इस व्यवहार को बदला जाए। और नेक्स्ट है पोषण थेरेपी की भी कारगर सिद्ध होती है। उनकी जो वेट है उनको उनके हाइट के अकॉर्डिंग जितना वेट है उतना उनका वेट बैलेंस करना चाहिए। इसके अलावा जो है चिकित्सक की सलाह पर डिप्रेशन, क्योंकि इस अवस्था में उन्हें डिप्रेशन हो जाता है, तो इस डिप्रेशन को ठीक करने के लिए डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और दवाइयाँ भी लेनी चाहिए डिप्रेशन से बचने के लिए। तो ये सारे तरीके अपनाने चाहिए हमें बुलिमिया से किशोरों को बचाने के लिए। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।